दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य राजन चैनल पर। दोस्तों आप सभी से जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। और जैसे कि पिछले वीडियो में अगर आप सबने वो देखा होगा तो आप सबसे वादा था कि देवेंद्र फडणवीस जी जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके हैं और मौजूदा सरकार में, शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कल एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था एक नामी गिरामी चैनल को। तो मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम उस जो उन्होंने बातें उठाई हैं हम उस पर बात करेंगे। और हाँ जी, आज का विषय रहेंगे देवेंद्र फडणवीस जी और उनके साथ वह जो एक घटनाक्रम हुआ था जब उन्होंने शायद 72 घंटे से भी कम की सरकार बनाई थी अजित पवार जी के साथ। तो उस पर उन्होंने एक पूरी परत दर परत खोलना जिसे कहते हैं वो उन्होंने खोल दी। आप सबको याद होगा कि जब भाजपा शिवसेना साथ लड़कर चुनाव लड़े थे 2019 में, और उसके बाद 105 सीटें कुछ भाजपा लेकर आई थी और 56 सीटें शिवसेना लेकर आई थी, उस समय एकीकृत। उसके बाद शिवसेना इस बात पर अड़ गई थी कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, नेताओं के बीच में ही होती हैं। तो उसमें शिवसेना गुट की ओर से खासतौर पे जो उनके सबसे वाचाल और मुखर वक्ता हैं संजय राउत जी, उनका ऐसा कहना था कि एक बार पूरे 5 साल फडणवीस जी ने अपनी सरकार चला ली है, तो अब हमारी बारी है। ऑल्दो अगर आप क्वांटिटी वाइज जाएंगे तो भाजपा से आधे में भी नहीं थे, या आधे कह लीजिए आप, आधे थे, परंतु उनकी एक जिद पकड़ ली थी उन्होंने कि नहीं, सरकार में मुख्यमंत्री तो शिवसैनिक ही कोई होगा, और उसके लिए वे कटिबद्ध भी थे। दूसरी ओर भाजपा भी अपनी ओर तरफ से बिल्कुल कटिबद्ध थी कि नहीं, जो हमारा चुनाव पूर्व समझौता था हम उस पर ही अमल करेंगे। एक बार यह भी बात आई थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री तय कर लिया जाए ऐसा करके, परंतु वह हांडी चढ़ नहीं पाई और फिर मतलब जिसको बोलते हैं कि अप्रत्याशित होना, शिवसेना उनके साथ चली गई जिनको आदरणीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, जिनको आज उद्धव ठाकरे साहब जनाब के से संबोधित करते हैं, हिंदू हृदय सम्राट भूल गए हैं, तो ठीक है। तो उन्होंने घोर विरोधी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बना ली थी। परंतु उसके पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जो कि भारतीय राजनीति में उस समय पर तो एक बहुत बड़ी हलचल थी। देवेंद्र फडणवीस जी का अजित पवार जी, जो कि शरद पवार जी के भतीजे भी हैं, परिवार से आते हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने सुबह तड़के 5:30-6 बजे के आसपास सरकार बना ली थी। हालांकि वो सरकार महज 48 से 72 घंटे ही चल पाई और अंततोगत्वा फडणवीस साहब को इस्तीफा देना पड़ गया। तो आज 3.5-4 साल बाद उस घटनाक्रम के देवेंद्र फडणवीस जी ने एक ख्याति प्राप्त चैनल को उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया, इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने उस घटनाक्रम की पूरी परत दर परत खोली, जिसमें से शुरुआत उन्होंने, अगर आप ऐसा कह लें, कि बहुत साफगोई से शरद पवार जी को इस सारे घटनाक्रम से मेरा मतलब है देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी के बीच के जो सरकार, जो समझौता हुआ और सरकार बनी और फिर 2.5-3 दिन में चली भी गई, उस पर वो बात कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि यह सब पूरा का पूरा शरद पवार जी के मार्गदर्शन में ही हुआ था। शरद पवार जी, आप सब जानते हैं, भारतीय राजनीति के, और आज की डेट में, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि आज की तारीख में अगर आप पूरे भारतीय परिदृश्य में नजर डालेंगे तो उनके जैसा अनुभवी धुरंधर राजनीतिज्ञ
उनके जैसा टॉल फिगर मैं तो कम से कम नहीं पाता। तो सारा वह जो घटनाक्रम था वह था शरद पवार जी के मार्गदर्शन में, और उनकी सहमति से ही अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार बनाई थी। मगर शरद पवार जी उसके सरकार बनने के पहले ही पीछे हट गए थे, उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए थे। अब जो भी उनकी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी या जो भी उनके मन में रहा होगा, जिसका उन्होंने, शरद पवार जी ने बखूबी, अगर मैं उनका वाक्य पढ़ूं तो, देखिए साहब, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, यह शरद पवार जी पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मुझे पता है कि कैसे और कहां गुगली फेंकनी है। अब अगर कोई मेरी गुगली पर आउट हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं? बात तो सही है भाई, उन्होंने वे क्रिकेट भले ना खेले हों, मगर क्रिकेट से जुड़े तो रहे ही हैं। भले वो फिर बीसीसीआई के बतौर अध्यक्ष या महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, तो साहब क्रिकेट की बारीकियां तो वे जानते हैं। तो उनका, शरद पवार जी का अपने बचाव में तो यही कहना है कि भाई मैंने तो गुगली फेंकी थी, अब अगर फडणवीस साहब आउट हो गए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। साहब ये राजनीति है, कब कैसे क्या ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो कोई नहीं जानता। मगर इस इंटरव्यू में एक और बात बड़ी दमखम के साथ फडणवीस साहब ने बताई, मैं उनकी ही भाषा बोलता हूँ। जब जो इंटरव्यू ले रहे थे वे शायद एक कुछ उनसे कहलवाना चाह रहे थे, बट फडणवीस साहब बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने, वो भी अब एक धुरंधर राजनीतिज्ञ तो हो गए हैं, तो उन्होंने कहा मैं भूलता नहीं हूं, इसलिए यह सरकार बनी। कौन सी सरकार? वह अजीत पवार जी के साथ जो मिलकर उन्होंने बनाई थी वह सरकार। क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, पवार साहब ने मेरी या भाजपा की पीठ पर छुरा नहीं घोंपा, छुरा घोंपा था उद्धव ठाकरे जी ने, क्योंकि चुनाव हम उनके साथ लड़कर आए थे। हमने सीट शेयरिंग उद्धव ठाकरे जी के साथ की थी, उस समय की एकीकृत शिवसेना। तो मैं शरद पवार जी को नहीं कहूंगा कि उन्होंने पीठ पर छुरा घोंपा, पीठ पर छुरा घोंपा उद्धव ठाकरे जी ने। यह बड़ा स्पष्ट संदेश था, और वे भूले नहीं थे कि किस प्रकार से उनकी पीठ पर या भाजपा की पीठ पर शिवसेना एकीकृत उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना ने उनकी पीठ पर छुरा घोंपा था। तो उसी की परिणति थी कि आज एक चीज और भी उन्होंने बहुत अच्छी कही कि राजनीति में जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को कोट किया कि समाजवादी पार्टी आज कहाँ है, कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं देती। तो बोले जिंदा रहने के लिए ही मैंने यह सब कदम उठाया था। और सही बात भी है, जिंदा है तो आपको नजर आना चाहिए। और अगर आज की तारीख में देखा जाए तो कहाँ है उद्धव ठाकरे जी? आज आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। हाँ बेशक नजर आएंगे वो औरंगजेब के पक्ष में दलील देते हुए, उसको अपना भाई बताते हुए। तो जो अपने पिताजी आदरणीय श्री बाला साहेब ठाकरे, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हिंदू हृदय सम्राट, उनकी सारी सैद्धांतिक वैल्यूज को उन्होंने जिस प्रकार तिलांजलि दी, तो उसके बाद आज वे कहाँ हैं? वे राजनीति के परिदृश्य में हाशिए पर चले गए हैं। वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी डिपेंडेंसी जो शरद पवार जी पर जिस हद तक उन्होंने बढ़ाई कि आज वे हाशिए पर हैं। इसके साथ और भी कई बातें थी। अब देखिए साहब, वैसे तो शरद पवार जी ने अपनी बैटन पास ऑन कर दी है अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले जी को और प्रफुल्ल पटेल जी को, परंतु अभी हालिया में जो महागठबंधन हुआ था उसमें वे पहुंचे थे बतौर अपने एनसीपी
प्रमुख तौर पे ही पहुंचे थे। मैं तो ऐसा मानता हूं, हालांकि सुप्रिया सुले जी वहां पर मौजूद थी, परंतु अभी अगर आप देखें तो सुप्रिया सुले जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि अगर आज की डेट में महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, 48 लोकसभा सीटें वहां से आती हैं, तो सुप्रिया सुले जी अपने चेहरे के दम पर या अपने बलबूते 4 सांसद भी ला पाएंगी। तो ऐसे में अभी मे बी कि ये अभी उनका एक एज ए ग्रूमिंग प्रोसेस उनको अपने साथ उस महागठबंधन की रैली में ले गए होंगे सीनियर पवार साहब, वो एक अलग बात है। खैर साहब, तो बट हाँ, उनकी यह जो टिप्पणी है कि मैं क्रिकेट तो नहीं खेला मगर गूगली फेंकना बहुत अच्छा जानता हूं, तो शायद है कि महागठबंधन के नेताओं के लिए भी एक इशारा बहुत है कि वे कितना रिलाई कर सकते हैं शरद पवार जी पर। ये उनको बखूबी अब समझ में आ गया होगा उनके इस टिप्पणी से। और इसके अलावा साहब, उन्होंने फडणवीस साहब ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। उसमें से था एक, अभी जो मिसेस ठाकरे हैं, उनका नाम मिसेस ठाकरे जो हैं, उनका कुछ अलीबाग में कुछ जमीन का कुछ स्कैम है या क्या है, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की कि FIR हो गई है, यह संबंधित विभाग देख रहा है, और कैसे कोविड के समय पर उस समय लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उस समय की तत्कालीन उद्धव सरकार द्वारा मरने के लिए छोड़ दिया गया था, और जो 600 रुपए के डेथ बैग्स थे वो 6000 में खरीदे गए थे। तो सारी परतें आज फडणवीस साहब ने परत दर परत खोलते चले गए। मे भी है कि देखिए, ठाकरे साहब ने भी, उद्धव ठाकरे जी ने भी यह इंटरव्यू देखा होगा, वे भी, उनको भी आज बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, कैसे क्या उनसे चूक हुई। या नाउ ऑल्दो मेरी पर्सनल वो, इट्स टू लेट फॉर हिम कि अब वे कभी भाजपा से जुड़ पाएँ। फिर राजनीति है, कब क्या कैसे हो। बाला साहब ने तो कभी अपने जीवन काल में नहीं सोचा होगा कि कभी उनकी पार्टी का तालमेल NCP और कांग्रेस से हो रहा होगा, और उनका ही बेटा औरंगजेब को अपना भाई बता रहा होगा। सब ये राजनीति है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे आगामी चुनावों को लेकर फडणवीस साहब का विजन बहुत क्लियर है कि जो चुनाव होंगे वे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे। उसके बाद की क्या पिक्चर बनती है वह चुनाव बाद देखा जाएगा। देखिए, एंकर ने तो बहुत कोशिश की कि उनके मुंह से यह निकलवा लिया जाए कि नहीं, अगला CM मैं रहूंगा, या जैसा भी जितना प्रयास कर सकता था एंकर, जो मैंने देखा, तो वे टस से मस नहीं हुए। और उनका साफ ये कहना था कि पहली बात तो यह है कि एकनाथ शिंदे जी की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। वे CM हैं तो वे CM ही रहेंगे। और अपने बारे में उन्होंने कहा, यह भाजपा की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वह तय करता है किसको क्या भूमिका दी जाएगी। तो इस सवाल पे तो उन्होंने एक तरह से कह लीजिए पूरी स्थिति क्लियर कर दी। और फिर छुटपुट जो घटनाएं हुई बीच में, अभी एकनाथ शिंदे जी के पुत्र द्वारा कुछ एक पोस्टर और कुछ ऐसा, तो उसके लिए भी मतलब एक सामान्य बात को सामान्य ही रहने दिया उन्होंने। यह बहुत बेबाकी से उन्होंने कहा। और दूसरी बात, अगर और उन्होंने कुछ जो कही, तो उन्होंने सिर्फ एक बात जो बहुत अच्छी कही, वो यह कही कि मैं जहां पर हूं, मतलब आज मैं अगर डिप्टी CM हूं, देखिए एक व्यक्ति जो CM रहा हो, पूर्णकालिक CM रहा हो, 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, और अचानक से उसको कहा जाए कि नहीं आप अब डिप्टी CM बतौर काम करो, तो थोड़ा सा कोई भी होगा तो शायद है कि उसको थोड़ा सा हिचक तो रहेगी। क्योंकि जब जिस समय पर वे एकनाथ सरकार को समर्थन देने जा रही थी भाजपा, तो मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि फडणवीस साहब ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि हम समर्थन देंगे और मैं पार्टी का काम करूंगा, मैं सरकार में कोई पोजीशन नहीं लूंगा। मगर बाद में मैंने
तो देखा था कि नड्डा साहब स्क्रीन पर आए थे, टीवी स्क्रीन पर आए थे और रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, आप बतौर उप मुख्यमंत्री आप एक नाथ सरकार में शामिल हों। और उन्होंने उनके अपने अध्यक्ष की, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को सर माथे रखते हुए उन्होंने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया था। तो देखिए साहब, एक जो पार्टी में, भाजपा पार्टी को लेकर कहा जाता है कि पार्टी विथ डिफरेंस, तो कम से कम फडणवीस साहब ने तो साबित करी। और उसके बाद उन्होंने एक बात और भी की, जब एंकर ने बार बार थोड़ा उनको ऐसा कह रहा, मैं कहूँगा कि प्रोवोक करने की स्थिति की कि एक तरह से कि वे अपने कद को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं या क्यों नहीं बढ़ाना चाहते। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि मैं आज जो भी हूँ वो मैं पार्टी की वजह से हूँ, मतलब कि भाजपा की वजह से हूँ। अगर भाजपा ना रहे तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। तो यह समझ में आता है कि किस प्रकार से फडणवीस साहब का पार्टी के प्रति, पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पण है। और एक फनी बात जरूर थी कि जब उनसे और भी प्रोवोक करके उनको दिल्ली की ओर, मतलब दिल्ली में कोई पोजीशन लेने के लिए एंकर ने कहा, या मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूँ प्रोवोक, कि प्रोवोक करना चाहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में ही रहना चाहता हूँ। मतलब सिग्नल क्लियर है, संदेश साफ है कि वे महाराष्ट्र की अपनी राजनीति में व्यस्त हैं, प्रसन्न हैं और अपने जिस जगह पर हैं वे वहां पर खुश हैं। सो जो एक बहुत सी बातें थी ना पब्लिक डोमेन में कि सत्ता लोलुपता के चलते फडणवीस साहब ने वो 2.5 दिन की सरकार बनाई थी या कुछ भी, आज उन सारी बातों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। बातें तो देखिए साहब करीब घंटा सवा घंटे की थी, बट सबको देखिए शायद है कि 17-18 मिनट हो भी गए हैं। मैं सिर्फ क्रक्स निकाल के लाया था तो इतना समय हो गया। पूरा डिटेल में जाऊंगा साहब तो फिर बहुत लंबा लंबी वीडियो हो जाएगा। और हाँ जी, राहुल गांधी जी मणिपुर के दौरे पर हैं और जिस प्रकार से उनको, एक तरह से अगर मैं देखूं तो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तो लगता है जैसे से उसके अलावा भारत देश में और कुछ हो ही ना रहा हो। ठीक है, वे एक राजनेता हैं और अपनी ओर से जितना बेस्ट हो सकता है वे कर रहे हैं और करना भी चाहिए उनको। तो इस चुनावी समर में आज हमारे नड्डा साहब भी आज खरगोन मध्य प्रदेश गए हुए हैं और जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन को मेडिकल कॉलेज की एक सौगात दे दी। सब चुनाव है, चुनाव आने हैं और सभी को वोट चाहिए। तो कोई भी पार्टी अपना, मतलब अपनी ओर से दे विल ट्राई टू गिव देयर, डिलीवर देयर बेस्ट एंड दे शुड। अभी के लिए साहब इतना ही आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। और हाँ साहब, लाइक और सब्सक्राइब, लाइक करे के बगैर मत जाइए, और नए चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और ऑल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।